नमस्कार। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण पर हमारी श्रृंखला के दूसरे विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संप्रेषण का अर्थ, उद्देश्य और महत्व। इस चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या, हम बात करते ही क्यों हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर अपना असर डालता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। जब हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है ना कि कम्युनिकेशन का मतलब है बस अपनी बात कह दी या कोई मैसेज भेज दिया। पर क्या ये वाकई में इतना ही सीधा है? असल में ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। संप्रेषण इससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। आज हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम संप्रेषण का एक परिचय लेंगे, फिर जानेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसके बाद इसके उद्देश्यों को समझेंगे, जीवन में इसका क्या महत्व है इस पर बात करेंगे, इसमें आने वाली रुकावटों को देखेंगे और आखिर में अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के कुछ तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संप्रेषण शब्द आया कहाँ से है और इसका मूल अर्थ क्या है, क्योंकि सच तो ये है कि इसकी जड़ में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द कम्युनिस से बना है और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, यानी साझा या सार्वजनिक। तो इससे साफ हो जाता है कि संप्रेषण का असली मतलब सिर्फ जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जानकारी को दूसरों के साथ कॉमन बनाना, एक साझा समझ पैदा करना। और जानते हैं, वक्त के साथ साथ कम्युनिकेशन को लेकर हमारी ये समझ और भी बेहतर हुई है। पहले के जो मॉडल थे, जैसे शानन और वीवर का मॉडल, वो इसे एक तरफा प्रक्रिया मानते थे। मतलब बस एक जगह से जानकारी भेज दी, बात खत्म, जैसे कोई रेडियो स्टेशन अपना सिग्नल भेजता है। लेकिन आज का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि कम्युनिकेशन दरअसल अर्थ का साझा निर्माण है। मतलब जब तक भेजने वाले और पाने वाले दोनों के लिए बात का एक ही मतलब ना निकले, तब तक संप्रेषण पूरा ही नहीं होता। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। एक विचार के हमारे मन में आने से लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने और फिर उसके समझे जाने तक एक संदेश किन किन पड़ावों से होकर गुजरता है, इसकी पूरी यात्रा कैसी होती है। तो सोचिए, ये एक पूरी यात्रा की तरह है। एक मैसेज अपने सफर पर निकलता है। सबसे पहले आता है प्रेषक, मतलब वो जिसके दिमाग में कोई आइडिया आया। फिर होती है एनकोडिंग, जहां उस आइडिया को शब्दों, इशारों या किसी और रूप में बदला जाता है। इसके बाद वो संदेश किसी चैनल से, मतलब किसी माध्यम से पहुंचता है प्राप्तकर्ता तक। और जब प्राप्तकर्ता उसे समझता है तो उसे हम कहते हैं डीकोडिंग। लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी, सबसे अहम पड़ाव है फीडबैक, यानी जवाब। इसी जवाब से तो पता चलता है कि बात पहुंची भी या नहीं, और ये पूरा का पूरा चक्र जो है वो पूरा होता है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि संप्रेषण क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि हम ये सब करते ही क्यों हैं? हमारे संवाद करने के पीछे, हमारी बातचीत के पीछे मूल मकसद क्या होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो हमारी हर बातचीत के पीछे इन चार में से कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। पहला, किसी को कोई सूचना देना, जैसे एक शिक्षक कक्षा में कुछ पढ़ाता है। दूसरा है संबंध बनाना, जो हमारी एक बुनियादी सामाजिक जरूरत है। तीसरा, अपनी बात मनवाना या किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, जो हम दिन भर करते रहते हैं। और चौथा है आत्म अभिव्यक्ति, यानी अपने मन के विचारों और भावनाओं को बस जाहिर करना। ये चारों ही उद्देश्य हमारे जीवन के हर संवाद में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। अब जब हम उद्देश्य समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संप्रेषण हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर कितना गहरा, कितना बड़ा असर डालता है। ये सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आधार है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी जिंदगी की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की। हमारे परिवार, हमारी दोस्ती, ये सब रिश्ते किस चीज पर टिके हैं? संप्रेषण पर। इसी के जरिए तो हम अपना प्यार, अपनी चिंता, अपना समर्थन जताते हैं। जहां संवाद अच्छा होता है वहां रिश्ते मजबूत होते हैं, और जहां संवाद में कमी आती है वहीं से गलतफहमियां और झगड़े शुरू हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव, हमारी आवाज का लहजा,
अब जरा शिक्षा के क्षेत्र को देखिए। यहाँ तो संप्रेषण के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसके बिना न तो कुछ सिखाया जा सकता है और ना ही कुछ सीखा जा सकता है। एक शिक्षक अपनी बात छात्रों तक पहुंचाता है और छात्र सवाल पूछकर या आपस में चर्चा करके अपनी समझ को और गहरा करते हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये सारे कौशल असल में कम्युनिकेशन के ही तो रूप हैं, जो हमारे बौद्धिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। और फिर आता है हमारा व्यावसायिक जीवन। सोचकर देखिए, क्या कोई भी कंपनी या संगठन बिना अच्छे कम्युनिकेशन के चल सकता है? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग करने से लेकर टीम के साथ तालमेल बिठाने और बड़े बड़े फैसले लेने तक हर एक कदम पर साफ और सटीक संवाद की जरूरत होती है। और आज के इस डिजिटल जमाने में तो ईमेल लिखना, वीडियो कॉल पर बात करना, इन सब माध्यमों पर सही ढंग से संवाद करने का कौशल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और अगर हम और बड़े स्तर पर देखें तो पूरा का पूरा समाज ही तो संप्रेषण की नींव पर खड़ा है। इसी के जरिए हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। मास मीडिया जैसे कि अखबार, टीवी, इंटरनेट, ये सब लोगों की सोच को, जनमत को एक दिशा देते हैं। लेकिन यहीं पर एक खतरा भी छिपा है। गलत सूचना और अफवाहें भी इसी संवाद के जरिए आग की तरह फैलती हैं, जो पूरे समाज के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि जब संप्रेषण इतना जरूरी है तो ये हमेशा कामयाब क्यों नहीं होता? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी बात को सही ढंग से दूसरे तक पहुंचने से रोक देती हैं? वैज्ञानिक भाषा में इस रुकावट को शोर या नॉइस कहते हैं। ये शोर आता कहाँ से है? तो देखिए, ये शोर कई तरह का हो सकता है। एक तो होती हैं भौतिक बाधाएं, जैसे आसपास का शोरगुल या खराब फोन नेटवर्क। फिर आती हैं शब्दार्थ बाधाएं, यानी जब हम ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनका मतलब सामने वाला जानता ही नहीं। इसके अलावा होती हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे हमारा अपना गुस्सा, डर या किसी के बारे में पहले से बना ली गई कोई राय। और हाँ, सांस्कृतिक बाधाएं भी होती हैं, जब अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही बात का अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। ये सभी रुकावटें हमारे संदेश को तोड़ मड़ोड़ सकती हैं। तो इन सभी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम एक बेहतर संचारक, एक बेहतर कम्युनिकेटर बन कैसे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कौशल है, एक हुनर है जिसे कोई भी अभ्यास से सीख सकता है और सुधार सकता है। एक बेहतर संचारक बनने के लिए कुछ खास कौशलों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय होकर सुनना, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को वाकई समझना। इसके साथ ही अपनी बात को साफ साफ बोलना और लिखना भी उतना ही जरूरी है। समानुभूति यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचने की कोशिश करना, ये तो रिश्तों में जादू की तरह काम करती है। और सही तरीके से फीडबैक देना और लेना सीखने से हम लगातार खुद में सुधार कर सकते हैं। और अंत में सच्ची संचार क्षमता का मतलब यही है, ये समझना कि कब, कहाँ, किससे, क्या और कैसे कहना है। ये सही संदेश को सही तरीके से सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचाने की कला और विज्ञान दोनों है। बात सिर्फ बोलने की नहीं है, बात है समझदारी से संवाद करने की। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। ये सब जानने के बाद कि संप्रेषण कितना जरूरी और कितना शक्तिशाली है, इसे बेहतर बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? अपने व्यक्तिगत जीवन या व्यावसायिक जीवन में हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव आज से ही कर सकते हैं जिससे हमारा संवाद और बेहतर हो सके? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि संप्रेषण के बारे में ये जानकारी सभी को उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।